कि इस तरह का बजट नीतीश कुमार की सरकार में दुश्मन लग गया है। नौकरशाहों ने निश्चित तौर पर नीतीश सरकार के साथ इस बजट के माध्यम से दुश्मनी की है। आप यही महसूस करेंगे कि यह एक नौसिखुआ बजट है, अनाड़ी बजट है, सीखने वाला बजट है। शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च करना अगर इसके लिए है कि आपने बहुत ज़्यादा बहालियां करनी हैं और उसको जायज़ ठहराना है, तो इसमें से कोई लोगों को सीधा फायदा नहीं मिलने वाला है। एक घोषणा नीतीश कुमार की जो बकाया है कि सब खेत को सिंचाई सुनिश्चित करेंगे, बजट इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं करता है। हेल्थ सर्विसेज पर बहुत विस्तार से बोलने की जगह पर यह कहा जाए कि इसमें घोषणाएं हैं लेकिन उसका लाभ लोगों को मिलेगा, ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है। बजट कहीं से भी कृषि विकास के लिए कोई दृष्टि नहीं रखता है, बहुत छोटी सी दृष्टि है इसमें। पुलिस में बहालियां होनी है, महिला कांस्टेबल की संख्या बढ़ानी है, कई तरह के प्रयोग करने हैं। कानून व्यवस्था में जो सुधार आया था वो फिर से विफल हो रहा है। नमस्कार, मैं आज प्रस्तुत बजट पर एक समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूं और यह बजट, जैसा कि पहले लोग कह रहे थे कि लोक लुभावन बजट होगा, कहीं से भी लोक लुभावन बजट नहीं है। लोक लुभावन पॉपुलिस्ट बजट उसको कहते हैं जो कम से कम यह भ्रम भी पैदा करे कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। इस बजट में जैसे प्रोजेक्शन हैं उससे आप यही महसूस करेंगे कि यह एक नौसिखुआ बजट है, अनाड़ी बजट है, सीखने वाला बजट है। सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बजट एलोकेशन अगर इसमें कोई विजन होता कि बिहार को पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले आना है, तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती। क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में सबसे पहले जरूरत होती है कि विकास हो, उसके लिए बुनियाद तैयार हो, लोग शिक्षित हों। लेकिन शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च करना अगर इसके लिए है कि आपने बहुत ज़्यादा बहालियां करनी हैं और उसको जायज़ ठहराना है, तो इसमें से कोई लोगों को सीधा फायदा नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से इस बजट में स्वास्थ्य पर 20,000 करोड़ रुपया रखा गया है। निश्चित तौर पर बिहार में पीएमसीएच के अलावे बाकी सभी अस्पताल, जिसमें कुछ थोड़ा सुधर भी रहे हैं, कुछ बिगड़ भी रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ओवरऑल कहेंगे तो बिहार के जो अस्पताल हैं वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, रेफर कर देते हैं पीएमसीएच में। और पटना आइए, आप लेकर के आइए अगर आप पटना के बाहर, तो इस पर बहुत हेल्थ सर्विसेज पर बहुत विस्तार से बोलने की जगह पर यह कहा जाए कि इसमें घोषणाएं हैं लेकिन उसका लाभ लोगों को मिलेगा, ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है। इसमें आगे ये बताया गया है कि कितने रेफरल अस्पताल और खोले जाएंगे। बिहार में 9 रेफरल अस्पताल हैं। इसके साथ मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में, उनकी भी संख्या 9 है। तो सभी मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पर निर्भर हैं। और यहाँ आईजीआईएमएस, इसमें कोई इमरजेंसी का मरीज, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको लिया जाएगा। और एम्स, वहाँ भी एक ट्रॉमा सेंटर है लेकिन वहाँ भी इसकी गारंटी नहीं है। सभी मरीजों को अगर कोई अटेंड करता है तो प्राथमिक हेल्थ सेंटर और उसके बाद रेफर करने के बाद पटना पीएमसीएच में। तो इस बजट से 20,000 करोड़ रुपया के एलोकेशन से हेल्थ सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसमें शहरों में 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल, शहरी क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। बिहार में 500 से अधिक ब्लॉक हैं और सभी ब्लॉक में एक प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, पीएचसी है, और एक कुल ब्लॉक की जो संख्या है उससे एक ज़्यादा पीएचसी है। इन पीएचसी को बहुत ज़्यादा रिनोवेट करने का, तो हेल्थ सर्विसेज में भी जो बजट एलोकेट किया गया है दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है सड़क बिहार में बना है। और बहुत सारे सड़क जो है बन करके भी बर्बाद हुए हैं। ये अपने बजट से नहीं होता है, सेंट्रल स्कीम के तहत भी सड़क होता है। तो सड़क क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने रखा है। क्योंकि जो सड़क केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बन रही है, वैसे सड़कों के बारे में
बिहार के बजट से, जैसे कि बिहार स्टेट हाईवे और अन्य जो सड़क संपर्क के हैं घोषित हैं, बिहार में 500 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की जो घोषणा है, इन सब कामों के लिए 17,000 करोड़ रुपया रखा गया है। और बहुत बड़ी राशि, जो कि राशि से किसी तरह की गारंटी होती है कि नहीं, वो गृह विभाग पर बहुत बड़ी राशि रखी गई है। ये चौथे नंबर की राशि है, 17,831, चौथे नहीं तीसरे नंबर की राशि है, सड़क 17,000 करोड़। तो 17,831 गृह विभाग पर है। पुलिस में बहालियां होनी है, महिला कांस्टेबल की संख्या बढ़ानी है, कई तरह के प्रयोग करने हैं। कानून व्यवस्था में जो सुधार आया था वो फिर से विफल हो रहा है, अपराधियों द्वारा चैलेंज किया जा रहा है पुलिस प्रशासन को। तो वैसे में पुलिस को इक्विप्ड करना है, 112 को बहुत ज़्यादा उपलब्ध करना है, बहुत बड़ी संख्या में सब जगह उपलब्ध हो सके, इतनी संख्या में जीप खरीदे गए थे जो 112 पुलिस के लिए, 11 डायल 112 के लिए है। ठीक है, इसके बाद इस बजट में मैं आगे आऊंगा कि क्या नहीं है। इस बजट में 16,000 से अधिक करोड़ रुपया, 16,000 करोड़ रुपया से अधिक ग्रामीण विकास पर रखा है, और ऊर्जा पर भी, ऊर्जा के ऊपर भी 13,484 करोड़ रुपया रखा गया है। तो बिजली और सड़क दो क्षेत्र सरकार का रहा है। लेकिन इससे कहीं नहीं दिखता है, अगर कोई कहे कि नीतीश कुमार की सरकार के समाप्त होने के लिए सरकार के अंदर कोई दुश्मन लग गया है और दुश्मन ने यह बजट बना दिया। आप देख रहे होंगे, बोल रहे थे कि अगले कुछ दिनों के अंदर पूर्णिया के एयरपोर्ट से, हवाई अड्डा से जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक ढोल का पोल था और दरभंगा और पटना फंक्शनल एयरपोर्ट है, पूर्णिया एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर था जिसको चलाना था। और इधर निर्मला सीतारमन ने बिहार के लिए कुछ बड़े हवाई अड्डे, और हम समझते हैं कि 9 छोटे हवाई अड्डे, 2 बड़े हवाई अड्डे और 9 छोटे हवाई अड्डे, इसमें एक राजगीर में बनेगा, एक भागलपुर में बनेगा, तीसरा सोनपुर में भी बना है, लेकिन इस तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात कही। तो इन बातों का ढोल का पोल उजागर हो रहा है कि यह नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हवाई अड्डा बन भी जाता है तो बिहार जैसे प्रांत में, जो कि एक गरीब प्रांत है, जहां लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन माइग्रेट करने वाले मजदूर जो है वो हवाई जहाज से नहीं करते हैं, वो ट्रेनों की सेवा से करते हैं। तो इसमें यह है कि ये इस बात को जिस तरह से वो बोला जा रहा था। इसके बाद और सारी घोषणाएं हैं, जिन घोषणाओं का मतलब कितना है आप खुद समझिए। हर ब्लॉक में ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित करेंगे, ठीक है, सरकार द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। इसमें साफ कहा गया है कि कहीं ना कहीं से अब आप एक वर्ष में तो कोई ट्रेनिंग कॉलेज हॉस्पिटल खोलेंगे नहीं। तो इस बजट से, जो कि पहले के बजट से लगातार बढ़ते क्रम से जिस पर राशि लगी है, इन्फ्लेशन की वजह से वह राशि उतना नहीं बढ़ा है, फिर भी जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय बिहार को कुल मिला जुला करके 18 लाख करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया का प्लान एक्सपेंडिचर का आवंटन मिला था। तो वैसे समय में हम लोगों को याद है कि बिहार में वैकल्पिक स्तर पर प्लान और बजट के बारे में लोग लग गए थे। बिहार के पिछड़ेपन को चैलेंज करना नागरिक स्तर पर शुरू हुआ था। तो उस समय याद है कि 40,000 करोड़ रुपया का एक वैकल्पिक प्लान एक्सपेंडिचर का सुझाव दिया गया था। अब कहाँ 40,000 करोड़ रुपया का 5 ईयर प्लान एक्सपेंडिचर और कहाँ एक बजट 3 लाख करोड़ रुपया का। वो एक बारगी नहीं हुआ है, ये बढ़ते क्रम से हुआ है, ठीक है। यह 1 लाख करोड़ से 10 वर्षों में बढ़ते हुए 3 लाख करोड़ में पहुंचा है। तो इस बजट को आप मैंने इस तरह से देखें। वापस आते हैं बजट चर्चा पर। बजट चर्चा पर मैंने ये कहा कि यह लोक लुभावन कहीं से नहीं है, बल्कि लगता है कि सरकार में दुश्मन लग गया है। और इस समय ऐसे बजट की अपेक्षा की जाती थी चुनाव के दृष्टिकोण से। यहाँ हम सरकार के पक्ष से खड़े होकर के तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जिसको पहले से प्रेस में, मीडिया में उछाला जा रहा था कि लोक लुभावन बजट प्रस्तुत करेंगे और कृषि आधारित बजट प्रस्तुत करेंगे, तो कमियों पर मैंने कहा था कि बात करेंगे। कृषि आधारित बजट जो है यह कैसे दिखता है बिहार में? बिहार में अभी भी एक घोषणा नीतीश कुमार की जो बकाया है कि सब खेत को सिंचाई सुनिश्चित करेंगे।
बजट इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं करता है। बजट बिहार के नदी जल संसाधन में प्रचुर मात्रा में मौजूद पानी के नियोजन का कोई प्रस्ताव नहीं रखता है। बजट कहीं से भी कृषि विकास के लिए कोई दृष्टि नहीं रखता है। बहुत छोटी सी दृष्टि है इसमें आई है कि हम बजट के द्वारा यहाँ पर एमएसपी में मूंग, उड़द दाल और रहर दाल, इन 3 दालों में दालों के उत्पादन को एमएसपी के दर पर खरीदा जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसका दिया जाएगा। लेकिन बिहार में धान और गेहूं, 2 चीज का ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सुनिश्चित नहीं होता है। धान के खरीद में पूरा माने पैक्स के माध्यम से अधिकांश पैक्स जो हैं वह बिहार सरकार के 5 अधिकारियों को उसका हिस्सा दे देने के बाद खेला करते हैं। सरकारी पैसा कुछ पैक्स कोऑपरेटिव किसानों के पास जाता है, फिर निकल जाता है। और यहाँ सभी जानते हैं कि ज़्यादातर पैक्स जो हैं वो एफसीआई गोदाम को धान से चावल बना करके देते हैं, और ऐसा नहीं है राइस मिल के पास देते हैं, ऐसा नहीं है। तो एमएसपी को निश्चित करने का काम तो पहले से अधूरा है। और वैसे में आपकी इस घोषणा से लोगों के जीवन पर फर्क नहीं पड़ेगा कि दाल में अरहर, मसूर और मूंग दाल की खरीदारी एमएसपी के दर पर करेंगे। वैसे तो एमएसपी में 24 तरह के जिन्स हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है, जो एमएसपी के दायरे में आता है, लेकिन इन्होंने 2 के बाद 3 और बढ़ाया, और इसके अलावे गन्ना की खरीदारी का एक दर निश्चित है। तो यह बजट कृषि विकास के बारे में, न सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बारे में कोई घोषणा करता है। हाँ, अब कोल्ड स्टोरेज वगैरह, देखिए अभी तक ये कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी चीज है, लेकिन यह किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाएगा, जो व्यवसायियों को पहुंचाएगा। तो आप कहिएगा कि अगर कोल्ड स्टोरेज बनेंगे तो किसानों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज को प्रमोट करना, उसमें से निश्चित तौर पर एक उचित दर पर किसानों को लाभ मिल जाए, इसकी गारंटी नहीं है। तो बजट में जो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होना चाहिए था कृषि विकास के लिए, ये चीज नहीं है। हाँ, एक बात जरूर गौर करने का है कि इन्होंने बिहार के शहरों में पिंक बस सेवा की घोषणा की है, जिसमें चढ़ पाएंगी महिलाएं, युवतियां, जिस बस सेवा में ड्राइवर महिला होगी और कंडक्टर महिला होगी। और इसके लिए ये ट्रांसपोर्ट विभाग में के संवर्ग में महिलाओं को रिजर्वेशन सुनिश्चित करना। बिहार में रिजर्वेशन है और 35% रिजर्वेशन जॉब में महिलाओं को है, लेकिन कंडक्टर महिलाएं नहीं बन रही थी। इसी तरह से महिलाएं जो हैं वो आपको ड्राइवर नहीं बन रही थी। इसी के साथ साथ महिलाओं को ई रिक्शा का आसानी से सुविधा देना, ये सब हुआ है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में उसकी महिलाओं के बारे में हम कहेंगे कि चूंकि महिला आबादी जो है इमर्ज कर रही है, उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, और बिहार के पिछड़ेपन को अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो एक तो माइग्रेंट मजदूर मजबूर होकर के बाहर जाके मौसमी प्लान करता है, और दूसरा अपने प्रदेश में महिलाएं, ये दोनों मिलकर के बिहार के तरक्की को ये कर रही हैं। मिला जुला के आकांक्षा जितनी है उसके मुकाबले तरक्की नहीं हो रही है। बजट से महिलाओं के बारे में जो दृष्टिकोण पहले से जाहिर होता रहा है वह थोड़ा आगे बढ़ा है, और जो नहीं बढ़ा है वो कृषि क्षेत्र के विकास और जल संसाधनों के विकास का मसला। तो हम बजट पर फिर बात करते रहेंगे, और मैं फिर यह दोहरा दूं कि इस तरह का बजट नीतीश कुमार की सरकार में दुश्मन लग गया है। इस तरह का बजट अगर बीजेपी के खेमे के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे यह भी जाहिर होता है कि बीजेपी के पास भी बिहार के बारे में, इस पिछड़े प्रदेश के बारे में कोई विजन नहीं है जिसको शेयर करके उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हो। और बजट ज्यादातर नौकरशाह बना करके दे देते हैं वित्त मंत्री को। तो नौकरशाहों ने निश्चित तौर पर नीतीश सरकार के साथ इस बजट के माध्यम से दुश्मनी की है। और एक तरफ जब बात आ रही है कि नीतीश का मामला खत्म, नीतीश का दौर खत्म, दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि नीतीश की पार्टी को हड़प लेना चाहती है। तीसरी तरफ ये बात आ रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश से बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस बन गए हैं। चौथी बात आ रही है कि प्रशांत किशोर भी
नीतीश कुमार का पॉपुलैरिटी में पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं, समीप आ गए हैं। तो इस दौर में इस बजट से ऐसी कोई माने ये जो है, ये जिसको कहा जाता है कि ओनर्स प्राइड, तो उल्ट की जगह पर ये जो है नेबर्स प्राइड है, यानी कि जो आपके विपक्ष में हैं उनके लिए एक ऐसा बजट है जिसके इम्प्लीमेंट होने से जनजीवन पर बहुत कम असर पड़ेगा। यह परिस्थिति वो देखना चाहते हैं, जिससे कि चुनाव में उनकी सहूलियतें बढ़ेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।